एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। आज वाली क्लास में हम लोग पार्ट नंबर 11 में अपना रिलेटिव वेलोसिटी वाला टॉपिक शुरू करेंगे। अभी तक इस चैप्टर में ऑलमोस्ट ऐसे मान लो 90% ही चैप्टर खत्म हो चुका है। बस जो 10% हिस्सा हमारा इस चैप्टर के अंदर बचा है वो है रिलेटिव वेलोसिटी वाला। अब रिलेटिव वेलोसिटी दो सिचुएशन में हम लोगों को पढ़नी होती है, एक तो वन डायमेंशनल मोशन में और दूसरा टू डायमेंशनल मोशन में। अब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाला, यानी 1D मोशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे हम लोगों को जो रिलेटिव वेलोसिटी वाले टॉपिक पढ़ना है, रिलेटिव मोशन वाला टॉपिक पढ़ना है, वो वन डायमेंशन के लिए पढ़ना है। जो 2D डायमेंशन का टॉपिक आएगा वो आपका नेक्स्ट वाले चैप्टर में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, समझ लेते हैं कि रिलेटिव मोशन का या रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे पास जब दो ऑब्जेक्ट, जैसे दो गाड़ियाँ तुम्हें नज़र आ रही हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं डिफरेंट वेलोसिटी से, इसी तरह से यहाँ पे दो गाड़ियाँ मूव कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के। यहाँ पे दो गाड़ियाँ मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में बट सेम वेलोसिटी से। तो यहाँ पे होता क्या है कि सपोज़ इस वाली कार की वेलोसिटी मेरे को इस वाली कार के रेस्पेक्ट में निकालनी है, जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाली जाती है, यानी हमारा रेफरेंस फ्रेम उस टाइम में वो है। मतलब अगर कोई ये बोल रहा है कि सपोज़ ये कार ए है, ये कार बी है, उसने ये बोला कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो वी ए भी लिखा जाता है। मतलब ए वाली कार की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में बोलने का ये है कि आप कार ए को जो देख रहे हो ना, वो कार बी के अंदर से बैठ के देख रहे हो, यानी कार बी आपका रेफरेंस फ्रेम की तरह वर्क करने वाला है। ठीक है, इसी तरह से सपोज करो कि ये कार सी है, ये कार डी है। मैंने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू सी, यानी कि मैं इस डी वाली कार की वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में। यानी डी वाली कार के मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है सी के रेफरेंस फ्रेम में, है ना। तो जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो हमारा रेफरेंस फ्रेम की तरह वर्क करता है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखी जाती है तो उसको हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा एक डायग्राम आपको नज़र आता है। अब डेफिनेशन पे जब जाएंगे, फॉर्मूले पे जाएंगे तो बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो क्या मतलब है रिलेटिव मोशन का। मोशन ऑफ ए बॉडी एज सीन फ्रॉम ए रेफरेंस फ्रेम, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का मोशन जब उस बॉडी को हम लोग देख रहे हैं किसी रेफरेंस फ्रेम से, और वो रेफरेंस फ्रेम हो सकता है रेस्ट में हो और हो सकता है वो रेफरेंस फ्रेम खुद चल रहा हो, है ना भाई। अगर कोई गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी में से देखा जाए, दोनों कार चल रही थी, एक कार की वेलोसिटी को दूसरे कार के अंदर से देखा गया तो रेफरेंस फ्रेम भी वहाँ पे मोशन में है। बट अगर एक गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी को कोई बंदा बाहर खड़ा हुआ है रोड पे, वो उसको ऑब्जर्व करेगा तो ऑब्जर्वेशन यानी रेफरेंस फ्रेम वो पर्सन हो गया, वो कैसा है, रेस्ट में है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो रुका हुआ भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। ठीक है, तो द मोशन ऑफ ए बॉडी एज सीन फ्रॉम ए रेफरेंस फ्रेम विच मे बी एट रेस्ट और इन मोशन is called a relative motion of the body with respect to that frame। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी दूसरे रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो रेफरेंस फ्रेम रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, तो ऐसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। ये हमारे पास एक बॉडी ए है जो कितनी वेलोसिटी जा रही है, 20 आई कैप मीटर पर सेकंड। आई कैप का मतलब जब आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा वहाँ समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि आई कैप का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है। प्लस एक्स डायरेक्शन में चलता है तो आई कैप यूज़ करते हैं, वाई डायरेक्शन में चलता है तो जे कैप यूज़ करते हैं, और जेड डायरेक्शन में चलता है तो के कैप यूज़ करते हैं। ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। इनको मैं चैप्टर नंबर 4 में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपको वेक्टर पढ़ा दूंगा, आपको कोई डाउट वेक्टर में नहीं रहेगा। तो फिलहाल ये 20 आई कैप मीटर पर सेकंड का मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डन। इसी तरह से एक और बंदा है, इसके पास कोई रोलर कोस्टर टाइप चीज़ है, तो इस मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, ये जा रहा है 13 आई कैप मीटर पर सेकंड से। तो यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक मीटर में ये बंदा चलता है 20 मीटर, एक सेकंड में ये बंदा चलता है 20 मीटर, और एक सेकंड में ये वाला बंदा चलता है 13 मीटर। यानी हर एक सेकंड के बाद इनके बीच में कितना गैप बढ़ता जाएगा, 7 मीटर का गैप बढ़ता जाएगा ना भाई। 20 और 13 में डिफरेंस कितना है, 7 मीटर का है। ये बंदा एक सेकंड में 20 मीटर चलेगा, ये बंदा एक सेकंड में 13 मीटर चलेगा, तो 7 मीटर का गैप हो गया।
अगले 1 सेकंड में फिर से ये 20 चलेगा या फिर से 13 चलेगा, तो 7 मीटर का गैप लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये बंदा इसको चेज नहीं कर पाएगा, यानी इसको ओवरटेक नहीं कर पाएगा ए को, जब तक ये एक्सेलरेशन ना परफॉर्म करे। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा तो कभी भी ये ए को चेज ही नहीं कर पाएगा, है ना। खैर वो बात छोड़ो, तो फिलहाल मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूँ। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए की रिलेटिव वेलोसिटी की मैं बात करूं बी के रेस्पेक्ट में, तो मतलब ए का मोशन मैं बी से देख रहा हूं, तो मेरा रेफरेंस फ्रेम कौन सा हो गया, बी हो गया। कैसे लिखते हैं इस चीज़ को, वी ए बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। जिस रेफरेंस फ्रेम से देख रहे होते हैं हमेशा उस रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी को माइनस करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास, माइनस करोगे 7 आई कैप आएगा, नहीं आएगा। तो ए के रेस्पेक्ट में, मतलब ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कैसी है, 7 आई कैप मीटर पर सेकेंड है। यानी बी से अगर देखा जाएगा तो बी वाला बंदा क्या बोलेगा कि ये ए वाला बंदा 7 मीटर पर सेकेंड तेजी से आगे की तरफ जा रहा है, ये तो बोलेगा। और अगर ए से पूछा जाता बी के बारे में, यानी मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालता बी की किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, तो नेगेटिव में आंसर आता भाई। अब उसके बारे में आप वी बी माइनस वी ए करते ना, तो माइनस का 7 आई कैप आता। तो उसका मतलब ए वाला बंदा ये बोलता कि जो बी वाला बंदा है ना, ये 7 मीटर पर सेकेंड कम स्पीड से चल रहा है मेरे कंपैरिजन में। तो इस तरह से जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज निकाली जाती हैं उनको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, और ये कॉन्सेप्ट हमारा रिलेटिव मोशन का कहलाता है। ठीक है, तो जिसके रेफरेंस फ्रेम से आप निकाल रहे हो उसकी वेलोसिटी हमेशा माइनस की जाएगी। इसको एक टिप और ट्रिक से आगे समझा दूंगा बहुत अच्छे से, अभी एक बेसिक सी चीज़ याद रखो। अच्छा, इसके बाद देखो, अब 2 केस डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये वी ए वेलोसिटी से जा रहा है, ये वी बी वेलोसिटी से जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना, इस तरफ कोई चीज़ जा रही होगी तो उसको पॉजिटिव ट्रीट करूंगा, और अगर कोई ऐसे आ रही होगी तो उसको नेगेटिव ट्रीट करूंगा। डायरेक्शन का तो ख्याल रखोगे ना, वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब वही कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये प्लस, और ऐसे जा रहा है कोई चीज़ तो माइनस। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ऐसे लिखी जाएगी वी ए बी। तो वी ए माइनस वी बी, इसमें से इसको माइनस करेंगे हमेशा, ये बेसिक सा फॉर्मूला हमारे पास है। अब वी ए की अगर मैं वैल्यू रखूँ साइन के साथ, तो वी ए जिस डायरेक्शन में जा रहा है वी बी भी उस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि अगर ये प्लस में है वैल्यू तो ये भी कैसे रखी जाएगी, प्लस में रखी जाएगी। दोनों वैल्यू मैंने प्लस में रखी, सॉल्व करा, देखा तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, वी ए माइनस वी बी। यानी इससे मेरे को ये समझ में आया कि अगर 2 ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो मैं क्या करूँगा, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों की वेलोसिटी को आपस में बस माइनस कर दूंगा। मतलब अगर मुझे ए की वेलोसिटी निकालनी है बी के रेस्पेक्ट में तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, अगर मुझे बी की वेलोसिटी निकालनी है ए के रेस्पेक्ट में तो इसमें से बी वाले में से ए को माइनस कर दूंगा। हमेशा सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, ये कंफर्मेशन है अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो। डन। अगर ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या होगा, इसको देख लेते हैं। अब वी ए जा रहा है इस साइड और बी जा रहा है इस साइड पे, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वही वी ए भी लिखा, वी ए माइनस वी बी। अब वी ए भैया ये तो इधर की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव साइन में रखा जाएगा, रख दिया। ये इधर की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव साइन में रखा जाएगा। सॉल्व करा तो ये ऐड हो गए, सॉल्व करा तो ये ऐड हो गए। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया वी ए और वी बी आपस में ऐड हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में या इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में कुछ भी निकालना हो आपको दोनों की वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी वैल्यू ऐड हो जाएंगी। मतलब एक गाड़ी है यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, एक दूसरी गाड़ी है ये 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, ये ए है ये बी है। तो मुझसे किसी ने पूछा कि वेलोसिटी ऑफ ए बताओ विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं क्या बोलूँगा 30 मीटर पर सेकेंड, ऐड कर दूंगा। क्यों, 10 से ये आ रहा है 20 से ये आ रहा है तो रास्ता जल्दी ट्रैवल होता हुआ नजर आएगा ना, ये फीलिंग आएगी कि रास्ता 30 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल हो रहा है, क्योंकि 10 से ये ट्रैवल कर रहा है 20 से ये ट्रैवल कर रहा है, तो इसलिए टोटल वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। चाहे आप उल्टा कर लो, आप b की वेलोसिटी निकाल लो a के रेस्पेक्ट में तो v बी ए लिखा जाएगा। तो अब की बार b में से a को माइनस करेंगे, भाई जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं ना उस चीज़ को माइनस करना है हमेशा। ठीक है, इस फंडे को भी समझा दूंगा। तो वी बी तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था तो नेगेटिव है, ये हमारा इधर की तरफ जा रहा था ए वाला तो ये पॉजिटिव है, तो ए वाला पॉजिटिव और बी वाला ऐसे जा रहा था तो नेगेटिव। ठीक है, वैल्यू भर दी, देखा माइनस तो कॉमन हो गया।
अभी भी वेलोसिटी ऐड हुई है, ठीक है भाई। बाहर माइनस क्या शो कर रहा है, बाहर माइनस ये शो कर रहा है कि जब आपने बी की वेलोसिटी निकाली ना ए के रेस्पेक्ट में, तो ए वाले बंदे ने क्या देखा, ए वाला बंदा ये कह रहा है कि जो बी वाला बंदा है ना, ये बी वाला बंदा वी ए प्लस वी बी वेलोसिटी से जा रहा है, किस डायरेक्शन में, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो माइनस आया है भाई। वेलोसिटी बी की निकाली किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। ए कैसे जा रहा था, ए इधर की तरफ जा रहा था। बी कैसे आ रहा था, बी ऐसे आ रहा था। तो जब ए वाले से पूछा गया कि तुम बताओ बी की वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम तो आप ए का ले रहे हो ना विद रेस्पेक्ट टू ए, तो ए के रेस्पेक्ट में जब बी की वेलोसिटी देखी गई तो ए वाले बंदे ने ये बोला कि भैया ऐसा है, ये जो बी वाला बंदा है ये वी ए प्लस वी बी वेलोसिटी से चल रहा है ना, और मेरे अपोजिट डायरेक्शन में कह रहा है, मैं तो ऐसे जा रहा हूँ, ये मेरे अपोजिट में जा रहा है, इसलिए माइनस आया है यहाँ पे। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो बस ये लॉजिक होता है सारा, और कुछ नहीं है। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे देखो, कुछ शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक बता देता हूँ तुम्हें। देखो, चीज़ें ध्यान रखने के लिए बड़ी आसान सी चीज़ है। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट जा रहा था, ए ऑब्जेक्ट था वी ए वेलोसिटी से। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास जा रहा था वी बी वेलोसिटी से। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे क्या करना था, मुझे वेलोसिटी निकालनी थी ए की विद रेस्पेक्ट टू बी, ये करना था। तो मुझे ए की वेलोसिटी निकालनी थी बी के रेफरेंस फ्रेम से। तो जिसके रेफरेंस फ्रेम से वेलोसिटी निकालनी है ना, उसको रेस्ट में ले आओ। उसको कैसे ले आओ, रेस्ट में ले आओ। ट्रिक समझना ध्यान से। आपको ए की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी थी बी के रेस्पेक्ट में, तो बी के रेस्पेक्ट में निकालनी है, यानी बी से चीज़ों को देखा जा रहा है, तो जहाँ से चीज़ों को देखा जा रहा है उसको रेस्ट में ले आओ। सर रेस्ट में कैसे लेके आए, तो ऐसे चल रहा है। तो एक बात बताओ ना, ये अगर ऐसे वी बी से चल रहा है तो आप इस डायरेक्शन में एक वेक्टर मान लो, वी बी वाला ही वेक्टर। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट जीरो हो जाएगी। भाई ये इधर की तरफ वी बी और ये इधर की तरफ वी बी, जीरो हो गया नहीं हो गया, रेस्ट में आ गई बात, ठीक है। बट जो काम आपने यहाँ पे करा है ना, पार्शलिटी नहीं करनी है, वही काम इसके साथ भी करो। आपने वी बी वैक्टर जिस डायरेक्शन में वहाँ पे माना था, तो यहाँ पर भी मानो ऐसे ही। यहाँ पर भी वेलोसिटी कितनी है, ऐसे रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा भाई बताओ मुझे। तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे वी ए ऐसे है, वी बी ऐसे है, तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, वी ए माइनस वी बी लिखा जाएगा। बन गई ना बात अपने आप से, देख लो फॉर्मूला बन गया अपने आप। बात समझ में आ गई? तो जब भी आप लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो किसी चीज़ की, किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, उस दूसरे वाली चीज़ को आप रेस्ट में ले आओ। और रेस्ट में लेके आने का मतलब क्या है, अगर ये ऐसे चल रहा था तो एक वेक्टर इसको मैं ऐसे मान लिया मैंने, तो ये जीरो हो गया। जो आपने यहाँ माना वो यहाँ पे भी काम करो, अपने आप खत्म हो जाएगी कहानी। अच्छा, इसी चीज़ को दूसरे तरीके से देख लो आप लोग। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है वी ए वेलोसिटी से, दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है वी बी वेलोसिटी से। अपोजिट डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो सर मुझे वेलोसिटी निकालनी है अब की बार, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। मैं कैसे निकाल लूँ, मुझे बी का रेफरेंस फ्रेम से निकालनी है। तो भैया बी को रेस्ट में ले आओ, बी को रेस्ट में ले आओ। रेस्ट में कैसे लेके आऊँगा, इधर की तरफ मान लो एक वी बी, तो ये वी बी, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगी, जीरो कट के वैल्यू जीरो हो गई। भैया इधर ये इधर, पार्शलिटी करनी नहीं है, यहाँ पे भी वी बी मानना पड़ेगा। अब देखो आंसर क्या आएगा, डायरेक्शन सेम आ रही है नहीं आ रही है, तो इसका मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? देख लो इस तरह से ट्रिक बस यही है सारी की सारी, और कुछ नहीं करना होता। तो आपको ये टिप्स और ट्रिक समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास जिस भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है जिस दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो उस दूसरे वाले को रेस्ट पे ले आओ। रेस्ट पे लेके आने का तरीका क्या है, उसका वेलोसिटी वेक्टर जो भी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी वेक्टर मान लो, और वही इस पे मानो, वही इस पे मानो, ये तो जीरो हो जाएगा और इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा आपको। यही काम मैंने यहाँ पे करा है। तो आई थिंक माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी बननी चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं इससे। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन अ स्ट्रेट रोड साइक्लिस्ट आर राइडिंग वन आफ्टर द अदर एट अ सेपरेशन ऑफ 30 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक स्ट्रेट रोड पे साइक्लिस्ट जा रहे थे, बहुत सारे जा रहे होंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, ये साइक्लिस्ट हम बना लेते हैं। ऐसे साइक्लिस्ट जा रहे थे 30 मीटर के गैप पे। कितना गैप था, 30 मीटर का गैप था इन साइक्लिस्ट के बीच में। ठीक है भाई, 30 मीटर के गैप पे ये साइक्लिस्ट जा रहे थे एक स्ट्रेट रोडवे ऊपर। कितनी स्पीड से, स्पीड थी इनकी सबकी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, साइक्लिस्ट को मैंने सी से शो कर लिया। इन द सेम डायरेक्शन बॉयज आर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर एट अ सेपरेशन ऑफ 20 मीटर विद 5 मीटर पर सेकेंड। इसी डायरेक्शन में कुछ बॉयज जा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे बॉयज़ को ऐसे मान लिया। ठीक है, इसको बी, क्योंकि डायग्राम ज़्यादा बनाओगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा
कितने सेपरेशन पे हैं? 20 मीटर के गैप पे हैं। ठीक है भैया, 20 मीटर के गैप पे कुछ बॉयज़ जा रहे थे। ठीक है, 20-20 मीटर का इन सबके बीच में गैप था, तो ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा बना लेना। कितनी स्पीड से जा रहे थे ये? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये भागे जा रहे थे इसी डायरेक्शन में। तो एक लाइन में तो साइकिलिस्ट जा रहे थे, एक लाइन में बॉयज़ भागे हुए जा रहे थे, ये जॉगिंग कर रहे होंगे। इफ़ एन ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक बंदा है ओल्ड मैन, ठीक है, वो पर्सन कैसे था? वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो उसको मैं बना देता हूँ यहाँ को। ठीक है, ये ओल्ड मैन है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है सपोज v0 वेलोसिटी से। स्टार्टिंग में तीनों का रेफरेंस सेम मानना, एक ही स्टार्टिंग से। ठीक है, तो ये ओल्ड मैन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। कितनी स्पीड से बताया नहीं उसने, आपको बताना है। इफ एन ओल्ड मैन वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, फाइंड हिज स्पीड सो दैट ही विल मीट ईच साइकिलिस्ट एंड बॉय टुगेदर। आपको उससे बताना है कि कितनी स्पीड से चले कि इसको जिस टाइम इसके सामने एक बॉय मिले उसी टाइम एक सामने साइकिलिस्ट भी मिलना चाहिए, जिस टाइम दोबारा से एक बॉय मिले फिर दोबारा एक साइकिलिस्ट भी मिलना चाहिए, है ना। ज़रूरी नहीं कि सारे बॉयज़ से मिले, बट इतना है कि जब भी इसके सामने कोई बॉय आए, ये चलते आ रहा है आराम से, बॉयज़ को देखते जा रहा होगा, तो यहाँ से जब भी बॉय नज़र आया तो उसके जस्ट पीछे उसको एक साइकिलिस्ट भी नज़र आना चाहिए। समझ में आ गई ना बात? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से साफ साफ बात समझ में आती है कि जितने टाइम बाद इसको एक बॉय नज़र आएगा उतने ही टाइम बाद उसको एक साइकिलिस्ट नज़र आना चाहिए। ये बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लूँगा। किस चीज़ की? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड मैन। भाई ओल्ड मैन के रेफरेंस फ्रेम से देखना है ना, ओल्ड मैन को तो देखना है, बॉय को भी और साइकिलिस्ट को भी। तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे? रिलेटिव वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट की वेलोसिटी निकाल लो किसके रेफरेंस फ्रेम में? विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड मैन, ओल्ड मैन के रेफरेंस फ्रेम में। तो कैसे निकालूंगा? वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड मैन, तो VCO लिख लिया मैंने। तो सर VC माइनस VO करेंगे, लॉजिक तो यही कहता है। अच्छा, VC साइकिलिस्ट जा रहे हैं इधर की तरफ, तो ये प्लस में ली जाएंगी वेलोसिटी, ये माइनस में ली जाएगी वेलोसिटी। तो साइकिलिस्ट जा रहे हैं इधर की तरफ, कितनी वेलोसिटी से? 10 से, +10 माइनस। अब ये जो बूढ़ा पर्सन है ओल्ड मैन, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो माइनस का V0। सॉल्व करा, कितना आया? 10 + V0, इतनी वैल्यू आ गई। भाई वैसे भी डायरेक्ट पता है ना, जब दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है तो वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं। तो मैंने आपको करके दिखा दिया फिर भी ये प्रॉपर वे में। इसी तरह से आप क्या करो, वेलोसिटी ऑफ बॉय निकालो विद रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड मैन। ओल्ड मैन के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी, जस्ट अ मिनट, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड मैन, तो ये भी कितनी आ जाएगी भाई? ये 5 से जा रहा था तो 5 + V0। ठीक है, ये आ गई, दोनों वेलोसिटी आ गई आप लोगों के पास, साइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट में, साइकिलिस्ट की वेलोसिटी ओल्ड मैन के रेस्पेक्ट में, और इस बॉय की वेलोसिटी ओल्ड मैन के रेस्पेक्ट में, इतनी आ गई। अब जरा सोचिए, टाइम स्लॉट बराबर होना चाहिए ना, जितने टाइम में एक पर्टिकुलर साइकिलिस्ट मूव करेगा इसके रेस्पेक्ट में उतने ही टाइम में एक बॉय मूव करना चाहिए, तभी तो इसको बॉय और साइकिलिस्ट सेम टाइम पे नजर आएंगे, क्योंकि ये चाहता है कि जिस टाइम इसको एक बॉय मिले उस टाइम में सामने एक साइकिलिस्ट भी मिले। तो उसका मतलब टाइम इंटरवल दोनों केस में बराबर रहने चाहिए। दैट मीन्स देयरफॉर टाइम टेकन टू रीच द साइकिलिस्ट एंड बॉय शुड बी सेम। ठीक है, तो यहां पे टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस कितनी? साइकिलिस्ट के केस में तो 30 मीटर कवर करना पड़ेगा और यहां पे 20 मीटर कवर करना पड़ेगा, तो 30 अपॉन और यहां पे 20 अपॉन 30 अपॉन कितना? साइकिलिस्ट के केस में कितनी स्पीड है? 10 + V0। यहाँ पे कितनी स्पीड है? 5 + V0। थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये 0 से 0 कट गया, 3 की मल्टीप्लाई, 5 3 15, 15 + 3 V0 इज इक्वल टू 20 + 2 V0। V0 वहाँ पे जाके हो गया सिर्फ V0, ये यहाँ पे आके मेरे पास कितनी हो गई? 15 - 20 -5, तो मेरे पास V0 कितना आ गया? -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि वो जो ओल्ड मैन है वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। माइनस वाली तो आएगी नहीं आएगी, माइनस तो मतलब वो अपोजिट में जा रहा था,
देयरफॉर स्पीड ऑफ ओल्ड मैन वो कितनी है, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो वो 5 मीटर पर सेकेंड से बंदा जा रहा था। तो ये लॉजिक था इस तरह के क्वेश्चन को क्रैक करने का हमारे पास। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ए थीफ इज रनिंग अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड एट 9 मीटर पर सेकेंड। एक चोर जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से किसी रोड पे। ये थीफ की वेलोसिटी है, ये हमारा थीफ है और ये हमारा पुलिस वाला है। ये मोटरसाइकिल पे उसका पीछा कर रहा है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज 100 मीटर, दोनों के बीच में गैप कितना है, दोनों के बीच में गैप 100 मीटर का है। आप ये डायग्राम जरूर बना लेना भाई, इस तरह के नहीं बनाने, ऐसे ही किसी को एक को पुलिस वाला बना लेना, एक को चोर बना लेना। तो 100 मीटर के गैप पे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर पुलिसमैन टू कैच द थीफ, पुलिस वाले को कितना टाइम लगेगा उसे कैच करने में। तो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी, रिलेटिव स्पीड लोगे ना, रिलेटिव स्पीड लोगे किसकी, रिलेटिव स्पीड आप निकालोगे यहाँ पे चोर की, किसके रेस्पेक्ट में, पुलिस वाले के रेस्पेक्ट में, क्योंकि चोर को पकड़ना है ना यहाँ पे। तो क्या करूंगा, स्पीड ऑफ थीफ विद रेस्पेक्ट टू पुलिसमैन, है ना। तो स्पीड ऑफ थीफ यानी वेलोसिटी ऑफ थीफ माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन। पुलिसमैन के रेफरेंस फ्रेम से देखा जाए तो चोर की स्पीड देखते हैं कितनी है, तो वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रेस्पेक्ट टू पुलिसमैन, तो पुलिसमैन के रेस्पेक्ट में चोर की वेलोसिटी। हाँ जी, थीफ दोनों डायरेक्शन में सेम में जा रहे हैं। तो थीफ कितने से जा रहा है, 9 से जा रहा है, पुलिस वाला कितने से जा रहा है, 10 से जा रहा है। कितने का डिफरेंस हो गया, -1 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड उठाऊं अगर यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड लूँ अगर, तो मेरे पास कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यानी कि पुलिस वाले के रेस्पेक्ट में चोर की जो स्पीड है वो कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड है और माइनस में आ रही है। देखो इस माइनस का क्या मतलब है, आपने वेलोसिटी किसकी निकाली है, चोर की निकाली है, किसके रेफरेंस फ्रेम से, पुलिस के रेफरेंस फ्रेम से। यानी पुलिस वाले को ये साफ साफ नजर आएगा कि ये जो चोर है, ये चोर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड कैसी, कम स्पीड है। वो कहेगा ये चोर मुझसे 1 मीटर पर सेकंड कम स्पीड से भाग रहा है, तभी तो नेगेटिव आंसर आया है। तो बस इतना फर्क है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 का आया, बड़ा आसान हो गया। तो स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस 100 मीटर कवर करनी है उसको, तो कितना टाइम लगेगा, 100 सेकेंड का टाइम लगेगा उसको चेज करने में। बस खत्म कहानी, इतना सा क्वेश्चन कर। तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए बस इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। ये बस है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये स्ट्रेट रोड पे जा रही थी। एक स्कूटरिस्ट है जो 80 मीटर के डिस्टेंस पे है अभी इस बस से, वो इसको चेज कर रहा है। उसकी स्पीड कितनी है, सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी काफ़ी कम है। विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। ये चाहता है कि इस बस को ओवरटेक कर ले 100 सेकेंड के टाइम में। अब सोचो ज़रा, इसकी स्पीड ऑलरेडी कम है, इसकी स्पीड ऑलरेडी ज़्यादा है। अगर ये दोनों इसी स्पीड पे चलते रहे लगातार, तो टाइम के साथ साथ ही इनके बीच में जो ये गैप है 80 मीटर का, ये इंक्रीज़ होता जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये हर 1 सेकेंड में 10 मीटर आगे बढ़ेगा और ये 1 सेकेंड में 5 मीटर चलेगा, तो हर 1 सेकेंड बाद 5 मीटर का गैप इंक्रीज़ होता जाएगा। तो अगर इस स्कूटर वाले को इस बस को ओवरटेक करना है तो इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बस को रेस्ट में मान लूँगा। तो बस को रेस्ट में मानने का मतलब क्या है कि रेफरेंस फ्रेम मेरा कौन सा हो जाएगा, बस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कैलकुलेट करूंगा, वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट, किसी एक को रेस्ट में मान लो आराम से, वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रेस्पेक्ट टू बस। यानी स्कूटर वाले की वेलोसिटी बस के रेस्पेक्ट में निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, बहुत आसानी है। वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट कितनी है, 5, बस की कितनी है, 10। तो कितना आंसर आया, -5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो स्कूटरिस्ट की वेलोसिटी है बस के रेस्पेक्ट में, यानी बस वाला अगर देखेगा तो वो कहेगा कि 5 मीटर पर सेकेंड कम से जा रहा है मुझसे, तभी तो माइनस आया यहाँ पे। ठीक है, माइनस को यूज़ करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेता हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि बिना एक्सेलरेशन के तो ओवरटेक हो ही नहीं सकता। 80 मीटर कवर करना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, -5 मीटर पर सेकंड का है ना रिलेटिव वेलोसिटी जो तुमने निकाली है। टाइम है 100 सेकंड का, प्लस हाफ ए, टाइम है 100 सेकंड का, स्क्वायर कर लेना। यहाँ से भैया सॉल्व कर लेना, जैसे यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, 500 आएगी, उसको यहाँ पे लेके आओगे, ऐड कर दोगे,
तो 580 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे 10,000 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 5,000, तो 5,000 इंटू ए। अब डिवाइड कर लेना, एक जीरो से एक जीरो कट गई तो ए की वैल्यू जो आएगी वो 58/500 आएगी। इसको सॉल्व कर लेना, उतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इस स्कूटरिस्ट को लेना पड़ेगा ताकि इस बस को ओवरटेक कर पाए। ठीक है, तो इतना आसान क्वेश्चन होते हैं, देख लो आप खुद ही। चलो अगला क्वेश्चन, टू ट्रेन्स ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर, 100 मीटर लेंथ की दो ट्रेन है ए और बी, आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक। ठीक है, वन ओवरटेक द अदर इन 20 सेकेंड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलें तो 20 सेकेंड में एक ट्रेन दूसरे को ओवरटेक कर लेती है। एंड वन क्रॉसेज द अदर इन 10 सेकेंड मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर वो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चले तो 10 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं। तो आपको दोनों ट्रेन की वेलोसिटी बतानी है कितनी कितनी है। तो वो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। केस वन, केस वन क्या मानूंगा, व्हेन ट्रेन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हूं। देखो ट्रेन बना लेते हैं, ट्रेन के बस ऐसे डब्बे बना लो। ट्रेन क्या बनाओगे, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेन ये है, इसको ट्रेन अज्यूम कर लेना अपने आप। ये ट्रेन मेरी सपोज ए है, ठीक है, वी ए वेलोसिटी से जा रही है। दूसरी ट्रेन मेरे पास यहाँ है, ये वी बी है, यानी बी वाली ट्रेन है मेरे पास। ठीक है, ये बी ट्रेन है, ये ए ट्रेन है। इनकी जो लेंथ है ट्रेन की वो कितनी है, लेंथ है 100 मीटर की। 100 मीटर लेंथ ये है, 100 मीटर लेंथ ही इस वाली ट्रेन की है। तो अब ज़रा सोचो कि अगर एक ट्रेन दूसरे को ओवरटेक करे, कोई किसी को भी ओवरटेक कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी वाली ट्रेन ए को ओवरटेक करना चाहती है तो क्या होगा, पहले इस बी वाली ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, ए वाली ट्रेन जितनी लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी, यानी ये ट्रेन पहले आगे तक आएगी, यहाँ तक, यानी 100 मीटर चलेगी, फिर उसके बाद फिर और आगे तक आएगी। देखो सोचो इस तरह से कि हमारे पास ये ट्रेन अभी फ़िलहाल ऐसे है। तो देखो दो ट्रेन के बारे में अगर समझाऊँ कि दो ट्रेन पहले ऐसे थी, ठीक है, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल साइड बाय साइड हो जाएंगी। देखते हैं ना, तो ये वाली ट्रेन को मान लिया मैंने रेस्ट में मान लिया, एक चीज़ को रेस्ट में मानेंगे ना, तो ये वाली ट्रेन कितना चली, ये वाली ट्रेन 100 मीटर चली। अभी ओवरटेक थोड़ी ना हो पाया, अभी तो बराबर बराबर में आई है। देखते रहे ना, ये ए नाम है, ये बी नाम है, ये ए है, ये बी है, फिर ये ए है, फिर ये बी है, फिर ये बी आगे चली गई। अब बोलूँगा ना ओवरटेक हो गई। देखो यहाँ पे पहले ये ट्रेन यहाँ पे थी, ये ट्रेन यहाँ पे थी, पहले ये आगे की तरफ चली, जितनी ट्रेन ए की लेंथ थी उसने उतना कवर किया, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये इससे और आगे चलेगी, तो ये और आगे चल के ऐसे चली गई, फिर इसने जितनी खुद की लेंथ थी उतना कवर किया। यानी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक तब कर पाती है जब वो दोनों ट्रेन की लेंथ के समेशन के बराबर डिस्टेंस को कवर करे। यानी 100 मीटर तो इसका कवर करना पड़ेगा, 100 मीटर खुद का कवर करना पड़ेगा। ये देखो ओवरटेक वाली सिचुएशन तुम्हें समझा दी बहुत अच्छे से। ये ओवरटेक वाली सिचुएशन ऐसे होती है, तो ए वाली ट्रेन रेस्ट में है हमारे लिए, तो बी वाली ट्रेन को पहले तो इतना 100 मीटर चलना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगी। फिर इस बी वाली ट्रेन को आगे भी तो निकलना पड़ेगा, तो ये 100 मीटर इसको और चलना पड़ा। तो हुआ क्या, तो टोटल 200 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई है यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई ना अच्छे से। कितने टाइम में कवर हुई है, जब ये सेम डायरेक्शन में जा रही थी तो 20 सेकंड का टाइम लगा करता था। तो बात करें कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला तो ये लगाओगे ना इस केस में। ओवरटेकिंग का कॉन्सेप्ट समझा दिया तुम्हें। तो सर स्पीड कितनी है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ट्रेन को रेस्ट में मान रहा हूँ, सपोज ये वाली ट्रेन मेरे लिए रेस्ट में है, तो रेफरेंस फ्रेम मेरा ये हो गया ए, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो वी बी लिखूंगा ना, तो वी बी कैसे लिखूंगा, सेम डायरेक्शन में, दोनों को माइनस करना पड़ेगा तो वी बी माइनस वी ए, स्पीड ऐसे लिखी जाएगी, सेम डायरेक्शन में दोनों को माइनस कर दिया। ऑल राइट, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है सर, 100 मीटर एक की लेंथ है, 100 मीटर दूसरे की लेंथ है, 200 मीटर की डिस्टेंस कवर होगी यहाँ पे। ये ट्रिक है सारी। टाइम कितना लगा, 20 सेकंड का लगा। कितना हो गया ये 20 और ये, तो 10 वैल्यू आ गई। तो वी बी माइनस वी इज इक्वल टू 10 मेरी एक इक्वेशन बन गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये फर्स्ट केस हुआ। अब इसने क्या बोला है, अगर ये ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो 10 सेकंड में ओवरटेक कर लेती हैं। केस नंबर 2 बनाओ केस नंबर 2, व्हेन ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। क्वेश्चन थोड़े ध्यान से डायग्राम बना के सोचोगे ना, आराम से समझ में आएंगे। अब जब ट्रेन ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तब क्या होगा, यानी हुआ ये कि एक ट्रेन जो थी मेरे पास ए, वो वी ए स्पीड से ऐसे आ रही है, और जो दूसरी ट्रेन है मेरे पास
दूसरी ट्रेन वो ऐसे आ रही है वीबी स्पीड से, ठीक है। अब ओवरटेक करने की वही बात, पहले इस बी को ए की लेंथ के बराबर चलना पड़ेगा, फिर इससे आगे निकलने के लिए 100 मीटर और चलना पड़ेगा, यानी वो 200 मीटर चलेगा यहाँ पर भी। बट टाइम लगा यहाँ पे कितना, सिर्फ टाइम यहाँ पे लगा हमारे पास 10 सेकंड का। अच्छा, दोबारा से फॉर्मूला लगा दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब की बार स्पीड क्या हो जाएंगी, दोनों की ऐड हो जाएंगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो यहाँ पे वी बी प्लस वी ए हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, डिस्टेंस वही 200 मीटर, टाइम लगा 10 सेकंड का, तो वी बी प्लस वी ए कितना आ गया, ये आ गया 20। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 क्या बनी थी, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, वहाँ पे बना था हमारे पास 10, इक्वेशन 1 बनी थी। दोनों को सॉल्व कर लो, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 वी बी कितना बचेगा हमारे पास 30, तो वी बी कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड की हमारे पास बी वाली ट्रेन की स्पीड आ गई। इसको किसी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 2 में रख दो, तो 15 जब रखोगे तो वी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। तो एक ट्रेन की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है। तो इस तरह से बहुत सिंपल वे में इस क्वेश्चन को हम लोग टैकल कर पाए रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में जब एक चीज़ को रेस्ट में अज्यूम कर लेते हैं तो तभी तो आप लोग ये देखते हो कि सर यहाँ पे ये वी बी वेलोसिटी से चल रहा था, ये वी ए से चल रहा था, तो मैंने क्या करा, इस वी ए ये ऐसे चल रहा था इधर की तरफ, तो मैंने एक वी ए इधर मान लिया, तो ये रेस्ट में हो गया, तो इसमें भी एक वी इधर मानना पड़ेगा, यानी कि जब इसकी वेलोसिटी निकालूंगा तो वी बी माइनस वी ए लिखी जाएगी। और जब यहाँ पे सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे तो इनको ऐड ऑन कर दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको रेस्ट में लेके आता हूँ इस ए वाले को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक वेलोसिटी वेक्टर ऐसे मानना पड़ेगा वी ए वाला, तभी तो ये 0 हो पाएगा, तो यहाँ पर भी एक ऐसे मानना पड़ेगा वी ए वाला। देखो ऐड ऑन हो गए या नहीं हो गए, बस ये ट्रिक है सारी की सारी, जिससे तुम इन चीज़ों को आसानी से हैंडल कर पाओगे। तो वी ए वी बी मेरा निकल के आ गया। तो जो ये बहुत बेसिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आज कराए हैं, इनको आप खुद से एक बार अटेम्प्ट कर लेना। जब नेक्स्ट क्लास आएगी उस नेक्स्ट क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी के जो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, बड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं रिलेटिव वेलोसिटी पे, वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारा नेक्स्ट क्लास के बाद ये चैप्टर कवर हो जाएगा। ज़रूरत पड़ी ज़्यादा से ज़्यादा तो एक लेक्चर और ले लेंगे, अदरवाइज ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। तो अभी या तो एक या दो, मतलब 12 या 13 लेक्चर के बाद ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर, तो इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा।